9 सितारा हेगेमोन बोरियास अध्याय 7114 जुआ। जब 8 रंगों का दिव्य वलय प्रकट हुआ तो स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। ग्रैंड दाव इसके साथ प्रतिध्वनित होकर गड़गड़ा उठा। लॉन्चेन अब छठे स्वर्ग स्तर के संप्रभु स्वामी थे। उनके पास अपनी स्वयं की विधि शक्ति थी जो बाहरी दुनिया की विधि शक्ति के साथ प्रतिध्वनित होती थी। उनके नियंत्रण में शक्ति की मात्रा विस्फोटक रूप से बढ़ गई थी। अपनी उपस्थिति मात्र से 8 रंगों के दिव्य वलय ने अविश्वसनीय दबाव उत्सर्जित किया, जो एक अभिव्यक्ति वाले दिव्य संप्रभु को भी झकझोर देने के लिए पर्याप्त था। एक संप्रभु स्वामी और एक दिव्य संप्रभु के बीच का अंतर उनके भीतर मौजूद विधि शक्ति की मात्रा और उनके द्वारा नियंत्रित की जा सकने वाली विधि शक्ति की मात्रा थी। यदि एक संप्रभु स्वामी एक कप पानी में समा सकने वाली विधि शक्ति को नियंत्रित करता है, तो स्वर्ग स्तरों में उन्नति के परिणामस्वरूप ये कप एक कटोरे में और अंततः एक बाल्टी में बदल जाता है। एक दिव्य संप्रभु विधि शक्ति के एक पूरे बैरल को नियंत्रित करता है, जबकि एक अभिव्यक्ति वाला दिव्य संप्रभु 3 बैरल को नियंत्रित करता है। लेकिन तीनों बात आपस में जुड़े हुए थे और उनसे उत्पन्न शक्ति केवल जोड़ नहीं बल्कि गुणन थी। इस प्रकार साधारण दिव्य सम्राटों और अभिव्यक्ति वाले दिव्य सम्राटों के बीच का अंतर वास्तव में साधारण दिव्य सम्राटों और संप्रभु स्वामियों के बीच के अंतर से कहीं अधिक था। नए युग में उभरते हुए दिव्य प्रतिभाओं के भी अपने लाभ थे। यद्यपि एक संप्रभु स्वामियों के पास आधारभूत रूप से केवल एक प्याला शक्ति होती थी, वह शक्ति एक सीलबंद पात्र में रखी होती थी। जब तक पात्र पर्याप्त मजबूत होता था, वे उसमें शक्ति डालते रह सकते थे। उनकी विधि शक्ति संकुचित होकर विस्फोटक शक्ति उत्पन्न करती थी। यही कारण था कि दिव्य प्रतिभा जितनी शक्तिशाली होती थी, उनकी उन्नति की जल्दी उतनी ही कम होती थी। प्रत्येक उन्नति के साथ प्याला बढ़ता जाता था, लेकिन जैसे जैसे प्याला बढ़ता गया, उसकी दीवारें पतली होती गईं। यद्यपि संग्रहित ऊर्जा की कुल मात्रा अधिक थी, वह कम संकुचित थी। यदि वे उन्नति के बीच पर्याप्त साधना नहीं करते, तो साधना के आधार में वृद्धि से उनकी शक्ति वास्तव में कम हो सकती थी। क्या शक्ति में वृद्धि होना, लेकिन युद्ध में कमजोर होना, ये साधना का एक बड़ा वर्जित नियम था। इसलिए बिना किसी अपवाद के सभी शीर्ष दिव्य प्रतिभावान साधक अपनी मूल ऊर्जा को यथासंभव संकुचित कर रहे थे। धीमा बहता पानी कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन तीव्र धारा चट्टानों को तोड़ सकती थी। उच्च दाब वाली जलधारा हीरे को भी भेद सकती थी। इस प्रकार सिद्धांत रूप में विस्फोटक शक्ति ही विजय का मूल मंत्र थी। तलवार साधक इसका एक प्रमुख उदाहरण थे। उन्हें सार्वजनिक रूप से विस्फोटक शक्ति में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, क्योंकि वे अपनी सारी शक्ति को अपनी तलवार की पतली धार में केंद्रित करने में सक्षम थे। उनके आक्रमण पूरी तरह से अजेय थे, जिससे वे सभी साधकों के लिए भय का कारण बन गए थे। साथ ही अपनी सारी शक्ति को संकुचित करने से उत्पन्न दाब भी इतना अधिक था कि एक सामान्य व्यक्ति उसे सहन नहीं कर सकता था, और अधिकांश तलवार साधकों का शरीर कमजोर था। वे अपनी सारी शक्ति को केवल अपनी अनूठी साधना प्रणाली के कारण ही संकुचित कर पाते थे। बेशक यही साधना प्रणाली उन्हें इसके अलावा कुछ भी करने से रोकती थी। अन्य साधकों के भी अपने अपने मार्ग थे। उदाहरण के लिए लॉन्चेन ने अपनी शारीरिक शक्ति को संकुचित और नियंत्रित करने के लिए अथक परिश्रम किया। जब आकाश में अष्टक का वलय प्रकट हुआ, तो लॉन्चेन की विधि शक्ति संसार की विधि शक्ति के साथ मिल गई और उसकी आभा विस्फोटक रूप से बढ़ गई। तारा बादल हाथ धीरे धीरे कस गया। युद्धपोत के चारों ओर का अंतरिक्ष मुड़ने और ढहने लगा। हजारों विशेषज्ञों ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया। उनकी विधि शक्ति प्रज्वलित हो गई। आश्चर्य की बात यह थी कि ये हजारों विशेषज्ञ सभी वर्तमान युग के दिव्य प्रतिभावान थे और कई तो पहले से ही अंतिम चरण के संप्रभु स्वामी थे। लेकिन यद्यपि वे सभी अवरोध को मजबूत करने के लिए अपना रक्त और आत्मा लगा रहे थे, मियाओयिन को छोड़कर उनमें से कोई भी संगीत साधक नहीं था। लॉन्चेन ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया। क्या वे स्वर्गीय ध्वनि संप्रदाय से नहीं थे? लेकिन अगर ऐसा था तो वे उसके लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे थे? तारा बादल हाथ उन्हें भागने से नहीं रोक रहा था। ये सचमुच एक हाथ था और वे उंगलियों के बीच की दरारों से आसानी से निकल सकते थे। उनमें से किसी के भी न भागने से लॉन्चेन को मियाओयिन के तरीकों में दिलचस्पी पैदा हुई। मियाओयिन का चेहरा अभी भी शांत था। महाराज, आप मेरे लिए चीजें इतनी मुश्किल क्यों बना रहे हैं? लॉन्चेन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ज़ियान हंस पड़ी। चूंकि आप मेरे पति को भर्ती करना चाहते थे, तो आपको इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि मेरे पति आपको भर्ती कर लेंगे। यही कर्म का चक्र है। छोटी बहन, तुम्हारा रेड 10 अमर खोज का उद्देश्य भाग्य की खोज करना है ना? मेरे पति युद्ध और ज्ञान दोनों में अद्वितीय हैं। उनकी दिव्य तकनीकें दुनिया को हिला देती हैं। वे बेहद सुंदर और प्रेममय भी हैं। वे इस दुनिया के दिव्य प्रतिभाओं में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। अतीत में उनके जैसा कोई नहीं हुआ है और भविष्य में भी कोई उन्हें पीछे नहीं छोड़ पाएगा। मेरे पति की दासी होने से तुम्हारा रुतबा कम नहीं होगा। यह क्या? लॉन्चेन ज़ियान को हैरानी से देखता रहा। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनके मुंह से ऐसे शब्द निकलेंगे। मेरी प्यारी पत्नी, मुझे सच बोलना होगा। मैं तुम्हारे कहे से 100 गुना बेहतर हूँ। हाँ, शांत रहना ही बेहतर है। हाँ, बिल्कुल शांत। चूंकि ज़ियान यही चाहती थी, इसलिए लॉन्चेन ने भी उसका साथ दिया। पत्नी के समर्थन में उसे डरने की क्या जरूरत थी? उन दोनों के एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने से मियाओयिन भी अपना आपा खोने लगी थी। उसकी निगाहों में क्रोध झलक रहा था। वह हेवनली साउंड सेक्ट की ग्रैंड म्यूजिक मास्टर थी, 4 संगीत मास्टरों की नेता। उसके बड़े सपने थे और वह भविष्य में सेक्ट मास्टर बनने के लिए संगीत ग्रैंड मास्टर से प्रतिस्पर्धा कर रही थी। इसलिए वह विशेषज्ञों की भर्ती कर रही थी, असाधारण प्रतिभा और अपार कौशल वाले लोगों की। जब वे लॉन्चेन और ज़ियान के पास से गुजरे, तो उसने तुरंत देखा कि वे असाधारण हैं और उन्हें रोक लिया। लॉन्चेन को उससे और उसके साथियों से कोई दुर्भावना इसलिए नहीं दिखी क्योंकि वे वास्तव में दुर्भावनापूर्ण नहीं थे। जब तक वे उसके साथ जुड़ते, मियाओयिन ये सुनिश्चित करती कि उन्हें कोई पछतावा न हो। उसकी दिव्य शक्ति उसे दूसरों की साधना में सहायता करने की अनुमति देती थी। वह बिना किसी खास परिणाम के उनकी साधना को तेजी से बढ़ा सकती थी। हालांकि ज्यादातर लोग जबरदस्ती उसके साथ जुड़ते थे, लेकिन एक बार जब वे उसकी शक्तियों का अनुभव कर लेते, तो चाहे उन्हें कितना भी बाहर निकाल दिया जाए, वे उसे नहीं छोड़ते थे। परिणाम स्वरूप हाल ही में लोगों की भर्ती करते समय वह बहुत ही सीधी हो गई थी। परिणाम दोनों ही तरह से एक ही होता था, इसलिए प्रक्रिया मायने नहीं रखती थी। इस प्रकार हालांकि उसने उन्हें लॉन्चेन और ज़ियान को पकड़ने का विशेष आदेश नहीं दिया था, उसने पहले ही कह दिया था कि वह किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति को भर्ती करना चाहती है। भले ही आदेश स्वर्ण कवचधारी योद्धा ने दिया था, फिर भी वह स्वयं जिम्मेदार थी। दुर्भाग्य से उसने अंततः लॉन्चेन को उकसाया। उसने ऐसे भयानक अस्तित्व का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी। इससे भी बुरा, दोनों का रवैया बेहद गुस्सा दिलाने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे धमका रहे हों। वे ऐसे बात कर रहे थे मानो वे उसका बिल्कुल भी सम्मान न करते हों। हेवनली साउंड सेक्ट की एक प्रतिभाशाली महिला का दासी बनना, ये तो बिल्कुल अकल्पनीय था। चूंकि आप दोनों मुझ जैसी असहाय लड़की पर इतनी कृपा दृष्टि रखते हैं, तो मेरे लिए आपकी दासी बनना संभव नहीं है। मियाओयिन ने कहा। क्यों न एक छोटी सी शर्त लगा लें? मैं आपसे मुकाबला करूंगी, युवा स्वामी। अगर आप जीतते हैं तो मैं आपकी दासी बन जाऊंगी। भले ही मैं सिर्फ आपकी शयनकक्षी क्यों न बनूं, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। अगर मैं जीतती हूँ तो आप मेरे सामने आत्मसमर्पण करके मेरे सेवक बन जाएंगे। क्या आप दोनों तैयार हैं? ये सुनकर लॉन्चेन हक्का बक्का रह गया। उसने हाथ हिलाया और स्टार क्लाउड हैंड गायब हो गया। उसने सिर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, यह मामला यहीं खत्म होता है। उसने पाया कि मियाओयिन वास्तव में बुरी इंसान नहीं थी। वह उस जैसी किसी को धमका नहीं सकता था। हालांकि उसे ज़ियान का प्रोत्साहन मिला था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था। भले ही मियाओयिन वास्तव में मोहक थी। लॉन्चेन को पीछे हटते देख युद्धपोत पर मौजूद विशेषज्ञों ने जयकार की।
उनकी निगाहें तिरस्कार से भर गईं। स्पष्ट था कि मियाओयिन उनके दिलों में एक अद्वितीय देवी थी। उन्हें हराया नहीं जा सकता था और वे दोनों शायद इसी बात को समझकर भाग रहे थे। स्वाभाविक रूप से लॉन्चेन को उनके दिलों में क्या चल रहा है इसकी कोई परवाह नहीं थी। फिर भी जैसे ही वह जाने की तैयारी कर रहा था, एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक धधकती हुई युद्धपोत क्षितिज से उल्कापिंड की तरह गलत दिशा में उड़ती हुई सीधे उनकी ओर आ रही थी। समुद्र के ऊपर से एक दर्द भरी और नाराज आवाज गूंजी, परी मियाओयिन, मैंने तुम्हें 3 बार पुकारा लेकिन तुमने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। अब तुम अलविदा कहे बिना ही चली गई। परी मियाओयिन, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? 9 स्टार हेगेमोन बॉडीगार्ड्स अध्याय 7115 कौन ज्यादा बेशर्म है? ये क्या, इतनी जल्दी क्या है? ये इतनी तेजी से जा रहे हैं कि सचमुच आग लग गई है। लॉन्चेन ने उस युद्धपोत को उड़ते हुए देखा। वह दंग रह गया। जहाज को चलाने वाले को उसकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं थी। जल्दबाजी में उन्होंने युद्धपोत पर बने चिन्हों में आग लगा दी थी और वे सब जल रहे थे। युद्धपोत अपने पीछे काले धुएं का एक विशाल निशान छोड़ रहा था और यह स्पष्ट रूप से आधा क्षतिग्रस्त हो चुका था। अगर इसकी मरम्मत संभव भी हुई तो इसके बाद बड़ी मरम्मत की आवश्यकता होगी। मियाओयिन ने वह आवाज सुनकर थोड़ा सा माथा सिकोड़ा और उसकी आंखों में घृणा झलक रही थी। हालांकि लॉन्चेन पर अपनी छोटी सी जीत को महसूस करते हुए उसने खुद पर नियंत्रण कर लिया था। कोई नहीं बता सकता था कि वह वास्तव में क्या सोच रही थी। युद्धपोत मियाओयिन के युद्धपोत के सामने आकर रुक गया। लंबे चमकदार बालों वाला एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति बाहर निकला। उसने अपना हाथ हिलाया और एक सफेद कागज का पंखा प्रकट हुआ, एक पंखा जिस पर एक बेहद खूबसूरत महिला का चित्र बना हुआ था। ये सुंदर महिला मियाओयिन थी और तो और जिसने भी उसका चित्र बनाया था वह उस्तादों में भी उस्ताद होना चाहिए था। चित्र में मियाओयिन की सुंदरता ही नहीं बल्कि उनका दिव्य आकर्षण भी समाहित था। ऐसा लग रहा था मानो चित्र अभी वही नाचने लगे। हर एक बारीकी मानो दिव्य शक्ति से उत्पन्न हुई हो। जैसे ही युवक ने पंखा चलाया ऐसा लगा मानो हवा धीरे धीरे गर्म हो रही हो। लॉन्चेन आश्चर्यचकित रह गया। लगता है इस मियाओयिन में वाकई कोई शक्ति है। उनकी नाचती हुई तस्वीर ने ही ऐसा चमत्कार कर दिया। अगर उनका शरीर ही नाच रहा होता तो क्या होता? अब तुम्हें एहसास हुआ कि तुमने गलत अनुमान लगाया था। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मियाओयिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह गा भी सकती हैं और नाच भी सकती हैं। वह तुम्हारे लिए एक आदर्श दासी साबित होंगी। ओह, मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि उन्होंने अभी मुखौटा पहना हुआ है। ज़ियान ने कहा। मुखौटा? लॉन्चेन चौंक गया, लेकिन जब उसने दोबारा मियाओयिन को देखा तो उसने गौर किया कि मानो कोई रहस्यमय शक्ति उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर रही हो। जितना अधिक वो उन्हें देखता गया उतना ही उसे एहसास हुआ कि वास्तव में वह उन्हें नहीं देख रहा था। मुझे लगता है कि मियाओयिन का चेहरा अभी जितना दिख रहा है उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए तुम्हें उस पर दांव लगाना चाहिए। तुम हारोगे नहीं, ये तो पक्का है। अगर तुम बराबर पर भी रहे तो भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर तुम जीत गए तो तुम्हें इतनी शानदार दासी मिल जाएगी। तुम किस बात में हिचकिचा रहे हो? लॉन्चेन ने अचानक ज़ियान को गंभीरता से देखा। ज़ियान, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? कुछ तो गड़बड़ थी। ज़ियान बिल्कुल भी अपने सामान्य स्वभाव से अलग व्यवहार कर रही थी। भले ही उस पर स्वर्गीय शैतानी वीणा का प्रभाव पड़ा हो, लेकिन उसमें इतना बदलाव नहीं आना चाहिए था। आखिर चल क्या रहा था? ज़ियान मुस्कुराए। स्वर्ग के नियम किसी को नहीं बताए जा सकते। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? अगर तुम अपने उस जंगली जवानी में लौटना चाहते हो तो तुम्हें वही बेफिक्र बदमाश बनना होगा। जैसा कि तुमने कहा, जितना बड़ा साहस होगा उतना ही ज्यादा फायदा होगा। ज़ियान का यह स्पष्ट इशारा लॉन्चेन के अनुमान की पुष्टि जैसा ही था। ऐसे में उसे किसी भी तरह की शंका करने की जरूरत नहीं थी। चाहे कुछ भी हो जाए, ज़ियान उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जहां तक नया युवक की बात है, उसने बड़े गर्व से कहा, परी मियाओयिन, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा जैसे मैं धन्य हो गया हूँ। युप्रांत के दिव्य मंच पर तुम्हें नृत्य करते देखने के बाद मुझे चैन से नींद नहीं आई और न ही मैं चैन से खा पाया। मैंने तुम्हारे शानदार नृत्य की तस्वीर वाले इस पंखे के लिए 3 उच्च श्रेणी के दिव्य संप्रभु विधि के सामान भी दे दिए और तभी मैं तुमसे बिछड़ने के दर्द को दबा पाया। ये युवक बहुत ही वाकपटु और बेहद आकर्षक था। उसमें एक ऐसा आकर्षण था जो कई महिलाओं को मोहित कर सकता था। लेकिन लॉन्चेन को उसकी बातें सुनकर रोंदे खड़े हो गए। उसे देखने के बाद नींद नहीं आई और न ही वह खा पाया। ऐसा तो कोई भूत ही सोच सकता है। इसके अलावा वे नश्वर नहीं थे। क्या सच में इससे कोई फर्क पड़ता था कि वो खा पी नहीं पा रहा था? साथ ही उसके युद्धपोत पर 2 विशेषज्ञ छिपे हुए थे। हालांकि अधिकांश लोग उन्हें महसूस नहीं कर पाते, लेकिन वे लॉन्चेन की इंद्रियों से बच नहीं सकते थे। मियाओयिन भी उसके प्रति उदासीन प्रतीत हो रही थी। वह जानती थी कि वो ईमानदार नहीं है और उसे उन छिपे हुए विशेषज्ञों का भी आभास हो गया था। ठीक है, बकवास बंद करो, इसे मुझे दे दो। लॉन्चेन और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपना हाथ उठाया और अपने ड्रैगन रथ को सक्रिय किया, फिर दिव्य ड्रैगन पुल का प्रयोग किया। वह युवक मियाओयिन की चापलूसी कर रहा था कि अचानक उसका पंखा लॉन्चेन के हाथ में आ गिरा। उसका प्रदर्शन बाधित होते देख वह गुस्से से चिल्लाया, किसकी हिम्मत है? वह अचानक रुक गया जब उसने देखा कि लॉन्चेन की उड़ने वाली नाव मियाओयिन के युद्धपोत द्वारा रोकी जा रही है। लॉन्चेन ने पंखा छीन लिया और तिरस्कारपूर्वक कहा, किसकी हिम्मत है? तुम बेशर्म छोटे आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पंखा चुराकर दिखाने की? क्या? वह युवक क्रोधित हो गया। वह लगभग उसे कुछ नहीं वाला था, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने अपने अपशब्दों को वापस भी लिया। यह मेरा पंखा है, इस पर मेरा नाम लिखा है। लॉन्चेन ने सहज रूप से पंखे की ओर देखा और पाया कि उस पर वास्तव में ली मिंगराओ लिखा हुआ था। वह तुरंत गुस्से से चिल्लाया, कितनी बेशर्मी है! मेरे पंखे पर अपना नाम लिखने की तुम्हें किसने इजाजत दी? मियाओयिन हक्का बक्का रह गई। वह सदमे में लॉन्चेन को देखती रही। उसने पहली बार इतना निर्लज्ज व्यक्ति देखा था। वहीं ली मिंगाओ आग बबूला हो रहा था। उसे गुस्से से कांपते देख मियाओयिन को हंसी आ गई। ली मिंगाओ ने भी अपने जीवन में कभी इतना निर्लज्ज और घमंडी व्यक्ति नहीं देखा था। हमेशा वही दूसरों की चीजें लेता था। किसी ने कभी उससे कुछ लेने की हिम्मत नहीं की थी। बदमाश, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? ली मिंगाओ ने पूछा। तुम एक बच्चे। पंखा उसके मालिक को लौटा दिया गया है, इसलिए मैं तुमसे और बहस नहीं करूंगा। चिंता मत करो, यह एक छोटी सी बात थी, इसलिए मैं तुम्हारे परिवार के बड़ों को इसकी सूचना नहीं दूंगा। तुम निश्चिंत रहो। लॉन्चेन ने उदारता से हाथ हिलाया। फिर उसने पंखे को देखा और उसे दिलचस्प पाया। सचमुच उसने पहली बार इतनी बारीकी से बनाई गई कोई वस्तु देखी थी। अगर इस पर कुछ और सुंदर चित्र बने होते तो शायद ये बहुत ऊंची कीमत पर बिक सकती थी। इसे देखना ही मदहोश कर देने वाला था। बेशक वह पहले भी चित्रकला संप्रदाय के सदस्यों से मिल चुका था, लेकिन उनके सभी चित्र युद्ध में इस्तेमाल होते थे, शायद इसलिए कि वे घटिया चित्रकार थे। अगर उनमें इतनी कला होती तो वे युद्ध में क्यों भाग लेते? वे शायद इस तरह के चित्र बेचकर ही खूब पैसा कमा सकते थे। अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ या पिताजी को, यहाँ तक कि तुम्हारी दादी को भी नहीं बताऊंगा। लॉन्चेन ने ज़ियान को पंखा देने से पहले उसे थोड़ा और गौर से देखा। ली मिंगाओ सचमुच क्रोधित था। वह खुद को मुश्किल से ही संभाल पा रहा था। उसे पागल होने से रोकने वाली एकमात्र चीज ये थी कि वह एक परी के सामने अपना कुरूप रूप नहीं दिखाना चाहता था। उसके भीतर से सफेद लपटें फूट पड़ी और शक्तिशाली संप्रभु शक्ति का विकिरण हुआ। एक शक्तिशाली क्षेत्र ने लॉन्चेन को घेर लिया, फिर वो गायब हो गया। लॉन्चेन के सामने का अंतरिक्ष थोड़ा सा मुड़ गया, लेकिन ली मिंगाओ के प्रकट होने से पहले ही लॉन्चेन ने अपना हाथ घुमाया।
खून की धुंध फट पड़ी। एक भयानक आकृति उस घूमते हुए अंतरिक्ष से उड़ती हुई निकी और ली मिंगाओ के युद्धपोत से टकरा गई। टक्कर से विशाल युद्धपोत चकनाचूर होकर बिखर गया। अनगिनत आकृतियां अस्त व्यस्त होकर बाहर आ गिरी। मियाओ यिन की आंखें अचानक सदमे से चौड़ी हो गईं।